माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 55 पे पहले बात रखना चाहूँगा। पूरे देश में खाद्य सामग्री में मिलावट की समस्या बनी हुई है और कुछ महीने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी युक्त मिलावटी घी का मामला सामने आया था। राजस्थान भी खाद्य सामग्री के मिलावट से अछूता नहीं है। होली, दीपावली सरकार द्वारा विशेष टीम गठित कर मिठाइयों एवं सैंपलों को लेकर खाना पूर्ति कर ली जाती है। माननीय सभापति महोदय, ये जीवन से जुड़ी हुई मामला है और जब हम खाद्य सामग्रियां, दूषित चीजें हम उपयोग में लेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, जैसे कैंसर है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो प्रदेश में आज फैल रही है। उसका मुख्य कारण है मिलावटी सामग्री। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा सरकार को कि आए दिन इस तरह की शिकायतें प्रदेश में आती रहती है। आज ही समाचार पत्रों में आया है कि बेसन की मिलावट बाजरे से बनाया जा रहा है और वो 78 रुपया किलो उसको बेचा जा रहा है और कट्टे पे लिखा है 100 साल की गारंटी। ये 100 साल का विश्वास पैदा, तो इस तरह कितना बड़ा धोखा इस प्रदेश की जनता को मिल रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि सरकार को इस मामले पर बहुत गंभीर होना चाहिए और इस तरह के मिलावटी मामलों में सरकार को पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में KYC के नाम पर भी उपभोक्ताओं को राशन से वंचित किया जा रहा है, जबकि पोस मशीनों में 10 साल से छोटे बच्चे और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन होने में कठिनाई आती है, जबकि आपकी सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हम पैकेट दे रहे हैं। जो आप 10 साल से छोटों को दे नहीं रहे और 70 साल से ऊपर का बायोमेट्रिक सत्यापन हो नहीं रहा, तो ये किस तरह के झूठे आंकड़े जनता के सामने रख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस मामले में भी आपको इस बायोमेट्रिक मशीन की जांच करनी चाहिए। इसी तरह अंत्योदय राशन कार्ड वालों को पहले हम चीनी उपलब्ध कराते थे और वो सरकार ने अब चीनी देना बंद कर दिया है। तो अब शुगर तो गरीब आदमियों के कहाँ शुगर हो रही है, शुगर तो ऐसे लोगों को हो रही है जो गांव में कहाँ शुगर की बात कर रहे हो आप। तो चीनी की जो व्यवस्था है इसको चालू कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता, किसान, श्रमिकों और आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में लाभ पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, जबकि वर्ष 1925 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन चरम पर है। राजस्थान में सहकारी बैंक और ऋण समितियों के हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों को समय पर कर्ज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उद्योगपति और प्रभावशाली लोगों को मनमाने ढंग से ऋण दिए जा रहे हैं। कई मामले में सहकारी बैंकों में घोटाले और प्रबंधन की राजनीतिक हस्तक्षेप सामने आया है। माननीय सभापति महोदय, सहकारी बैंकों की और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आज ये हालत हो गई है प्रदेश में कि वो बिल्कुल मरणोपरांत आ गई है। आज जो भ्रष्टाचार उनमें हो रहा है और उनकी स्थिति जो पैदा हुई है, मैं खुद भी सहकारी विभाग से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो इनको हमको पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए सरकार को। और 10-10, 5-5 साल हो जाते हैं ऑडिट किए हुए, तो इनकी हर वर्ष ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट के साथ साथ सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। हर जिले में, हर सहकारी बैंक के ऊपर एक कमेटी होनी चाहिए और कमेटी में वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए कि भाई कौन कौन सी सोसाइटियाँ, अब ग्राम सेवा सहकारी समिति, मार्केटिंग सोसाइटी है, भूमि विकास बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, और इन बैंकों में कितने घपले हो रहे हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसका सरकार में मंत्री जी हैं, पर मंत्री जी कहाँ तक नीचे स्तर पर काम करेंगे। तो जिले में आपको एक कमेटी का गठन करना चाहिए और वो कमेटी उनको टाइम टू टाइम उनकी ऑडिट कराए और ऑडिट से ये पता लगेगा कितने घोटाले इस बैंकों में और इन संस्थाओं में हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से सहकारी बैंकों में हुए ऋण घोटालों में बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं, जिनमें कई उच्च अधिकारियों की भी सम्मिलित रहे हैं।
बजट में भी कुछ नहीं दिया गया। केवल नवीन 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना करने की घोषणा की है तथा आगामी 2 वर्षों में 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मापदंड इतने कठिन व पेचीदे हैं कि इन मापदंडों के आधार पर 2 वर्ष में 2500 ग्राम पंचायतों को किस प्रकार से संभव नहीं है। हालांकि सरकार ने नए जीएसएस गठन के न्यूनतम सदस्य संख्या 300 रखी है। 300 के स्थान पर 150 एवं न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख से 1.5 लाख कर दी है, लेकिन यह भी ज्यादा है। इसको भी इन मापदंडों में शिथिलता दी जानी चाहिए। दूसरी ओर जिस नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन में जीएसएस में बंटवारा होगा, वो पुरानी जीएसएस बंटवारा चाहती नहीं है। इस समितियों का प्रस्ताव जरूरी है। इस प्रस्ताव की आवश्यकता को बंद किया जाना चाहिए। नवीन जीएसएस गठन में पुरानी जीएसएस की समाप्त करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति हम बनाएंगे तो कितनी ग्राम पंचायत और पुनर्गठन हो रहा है, और हर पंचायत हेडक्वार्टर पर हमको ग्राम सेवा सहकारी समिति बनानी है। तो ग्राम सेवा सहकारी समिति पहले तो ग्राम पंचायतों को और इसमें परमिशन लेनी पड़ती है नाबार्ड से, विश्व बैंक से, डायरेक्ट तो होती नहीं। तो इनमें उनके आधार पर हमको शिथिलता बरतनी चाहिए। और जब ज़्यादा ग्राम सेवा सहकारी समिति होगी तो लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। और उसके जो ऋण के मापदंड है उनको बढ़ाना चाहिए। 50,000 का आपने न्यूनतम रख रखा है, तो 50,000 से क्या होता है, किसान की ज़मीन अपन गिरवे रख लेते हैं, वो दूसरी जगह से ऋण नहीं ले पाता है। तो बहुत सारी इस तरह की जो पुराने जो नियम हैं उनमें सरकार को शिथिलता बरतनी चाहिए और उन 50,000 के बजाय किसान को 2 या 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान ऋण का रखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से 1000 मीट्रिक टन के गोदामों की सख्त आवश्यकता। हर ब्लॉक स्तर पर 1000 मीट्रिक टन का एक गोदाम होना चाहिए। और उस गोदाम में जो हम किसानों को परेशानी आती है, खाद की है, डीएपी है, यूरिया है, इसकी जब मौके पर होता है तो उसकी बहुत कालाबाजारी होती है। और हम ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पैसा नहीं होता तो वो खाद नहीं खरीद पाती है, तो वो फिर बाजार में व्यापारियों से लेने पर मजबूर होता है। और उसमें किस तरह का खाद मिलता है, कितनी परेशानियां होती है। इस साल किसानों को खाद के बदले डंडे मिले बाजारों में और उनकी पिटाई हुई, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए के अलग से उनको ऋण देना चाहिए। इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर कोऑपरेटिव बैंक और जैसे दौसा जो हमारे उसमें आता है, इसके अंतर्गत मेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्यक्ष देता हूं आपातकालीन लोन के केवल समायोजन किया जाता है, जबकि 25% राशि बढ़ाने का प्रावधान है। यह भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। हर साल उसी राशि को समायोजन व्यवस्थापक कर देते हैं और उसका ब्याज तो हम लेते नहीं, उसी पैसे को आवागमन रिकॉर्ड में और कागजों में दिखा देते हैं। न 1 रुपया किसी को मिलता है, न 1 रुपया किसी को देना है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि सहकारी संस्थाओं में RGHS योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों रुपए का बकाया चल रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की टोडा भीम और टोडा भीम में 92 लाख रुपया और नांदोती में 15 लाख रुपए बकाया है। अकेले करौली जिले में सहकारी संस्थाओं के करीब 5 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि जब 5-5 करोड़ रुपए हम इसके RGHS के बकाया चल रहे हैं तो इन पैसे को भी इनको दिलाने की कृपा करेंगे। इसी के साथ साथ RGHS योजना बकाया MSP खरीद में भी ट्रांसपोर्टेशन का किराया समय पर नहीं दिया गया है, तो ये भी पैसा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उनका बकाया दिलवाया जावे। और आने वाले समय में खरीद केंद्र जो है हमारे टोडा भीम नांदोती में खुलवाया जाए। पिछली साल हम नहीं खोल पाए, न किसानों की खरीद हुई। तो इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, दूसरी ओर कृषक और इफ्को में खाद की जो सहकारी संस्थाओं में बिकता था वह आपने निजी दुकानदारों को देना शुरू कर दिया है। इसको अपन निजी दुकानदारों को नहीं देकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया जाए। अगर हम ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देंगे तो किसान को वो आसानी से उपलब्ध होगा।
क्योंकि वो सदस्य रहता है ग्राम सेवा सहकारी समिति का, तो उसके मापदंड 2 कट्टे 4 कट्टे उसको मिलेंगे तो सही। और अगर बाजार से खरीदेगा तो उसमें बहुत काला बाजारी होती है, किसानों को बहुत परेशानी होती है। रेवंत राम, आपने बोलने का मौका दिया।